हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से हिंदी उपन्यास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। हमने हिंदी उपन्यास का विकास इस सेक्शन से प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास इसे कंप्लीट कर लिया था। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास में 8 अलग अलग सेक्शन है, जिसमें सामाजिक और मानवतावादी उपन्यास को हमने देख लिया था, स्वच्छंदतावादी उपन्यास को हमने देख लिया था, प्रकृतवादी उपन्यास को भी हमने देख लिया था, व्यक्तिवादी उपन्यास को भी हमने देख लिया था। इसके बाद हमने मनोविश्लेषणवादी उपन्यास को देख लिया था, यानी टोटल 5 सेक्शन को हमने देख लिया प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के। छठा सेक्शन था सामाजिक यथार्थवादी या प्रगतिवादी उपन्यास। इस सेक्शन से हमने कुछ रचनाकारों और उनके उपन्यासों को देखा था। आज हम काशीनाथ सिंह, संजीव और अब्दुल बिस्मिल्लाह से संबंधित उपन्यासों के विषय में जानेंगे। अगला जो वीडियो होगा वो ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास से संबंधित होगा। फिर ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास के बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा 8 सेक्शन में। 8वां सेक्शन है आंचलिक उपन्यास। प्रेमचंदोत्तर युगीन हिंदी उपन्यास को 8 अलग सेक्शन में बांटा गया है। तो 8वां जो सेक्शन है वो हमारा आंचलिक उपन्यास है। 7वां सेक्शन है ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास, और फिलहाल जो हम कर रहे हैं वो 6ठा सेक्शन है सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास। ठीक है, तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक है काशीनाथ सिंह के संबंधित उपन्यासों से प्रश्न रहेंगे। और काशीनाथ सिंह का अगर हम समय देखें तो इनका समय है 1936, इनका जन्म वर्ष है। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, काशीनाथ सिंह का कौन सा उपन्यास 1967 ईस्वी के भाषा आंदोलन से संबंध है और वर्तमान विश्वविद्यालयी शिक्षा के पूरे ढांचे का खोखलापन उजागर करता है? ऑप्शन ए अपना मोर्चा, ऑप्शन बी काशी का 80, ऑप्शन सी रेहन पर रघु, ऑप्शन डी उपसंहार। यहाँ पे रेहन पर रघु होगा। ठीक है, आप ध्यान देंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपना मोर्चा। अपना मोर्चा यह जो उपन्यास है यह 1967 के भाषा आंदोलन से संबंध है और वर्तमान विश्वविद्यालय शिक्षा के पूरे ढांचे का खोखलापन दर्शाता है। काशीनाथ सिंह से संबंधित जो उपन्यास है उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो इनका उपन्यास है वह है अपना मोर्चा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1972 है। दूसरा उपन्यास है इनका काशी का 80, 2002 प्रकाशन वर्ष है। तीसरा उपन्यास है रेहन पर रघु, प्रकाशन वर्ष 2008 है। चौथा उपन्यास है महुआ चरित, प्रकाशन वर्ष 2012 है। उपसंहार प्रकाशन वर्ष 2014 है। ठीक है, तो ये 5 उपन्यास हैं काशीनाथ सिंह के। अगला प्रश्न देखते हैं, अपना मोर्चा उपन्यास में लेखक के अनुसार सार्थक बदलाव कब संभव है? ऑप्शन ए अवसरवादी छात्र नेता सक्रिय हों, ऑप्शन बी सारी प्रगतिशील और क्रांतिकारी शक्तियां एक हो, ऑप्शन सी अध्यापक केवल अपनी सुख सुविधा पर ध्यान रखें, ऑप्शन डी समाज में अनाचार और भ्रष्टाचार व्याप्त हो। अपना मोर्चा उपन्यास में लेखक के अनुसार सार्थक बदलाव कब संभव है? जब सारी प्रगतिशील और क्रांतिकारी शक्तियां एक होंगी तभी सार्थक बदलाव संभव होगा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अपना मोर्चा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण बुनियादी प्रश्न लेकर सामने आया है। यूँ तो यह 1967 के भाषा आंदोलन से संबंध है, किंतु इसमें वर्तमान विश्वविद्यालयी शिक्षा के पूरे ढांचे का खोखलापन उजागर किया गया है। आज समाज में जो अनाचार, भ्रष्टाचार, गरीबी, अज्ञान और भेदभाव व्याप्त हैं, क्या उसे दूर करने में वर्तमान शिक्षा प्रणाली और उसमें ढल कर निकले हुए छात्र कोई अहम भूमिका निभा सकते हैं? जीवन की समस्याओं से कटे हुए अपनी ही सुख सुविधा को ध्यान रखने वाले अध्यापक और अवसरवादी छात्र नेता क्या आज की चुनौती का सामना कर सकते हैं? संभवतः लेखक ये कहना चाहता है कि जब तक सारी प्रगतिशील और क्रांतिकारी शक्तियां एक नहीं होती तब तक सार्थक बदलाव संभव नहीं है। तो अपना मोर्चा उपन्यास जो काशीनाथ सिंह का है, इस उपन्यास की जो विषय वस्तु है उसको हमने संक्षेप में जान लिया। अगला प्रश्न है, काशी का 80 उपन्यास शहर बनारस के किस ऐतिहासिक मोहल्ले और वहाँ की एक चाय की दुकान के अखड़िए बैठकबाजों पर केंद्रित है? ऑप्शन ए लम्ही, ऑप्शन बी कटरा, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी गदौलिया। सही उत्तर होगा काशी का 80 उपन्यास में जिस शहर की बात है वो है 80, और 80 के ऐतिहासिक मोहल्ले का जिक्र है इसमें। अगला प्रश्न है, काशी का 80 उपन्यास मूलतः किन पत्रिकाओं में कथात्मक संस्मरणों के रूप में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए हंस, सद्भव और कथादेश, ऑप्शन बी सरस्वती और माधुरी, ऑप्शन सी आजकल और नया ज्ञानोदय, ऑप्शन डी धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान। तो काशी का 80 जो उपन्यास है यह किन पत्रिकाओं में
प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर होगा हंस, तद्भव और कथादेश में यह प्रकाशित हुआ था संस्मरण के रूप में। काशी का 80 के विषय में भी जान लेते हैं क्या है इस उपन्यास में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो काशी का 80 उपन्यास के आरंभ में काशीनाथ लिखते हैं, शहर बनारस के दक्षिणी छोर पर गंगा किनारे बसे ऐतिहासिक मोहल्ला 80 चौराहे पर भीड़ भाड़ वाली चाय की दुकान। इस दुकान में रात दिन बहसों में उलझते, लड़ते झगड़ते, गाली गलौज करते कुछ स्वानामधन्य अखड़िए बैठकबाज। ना कभी उनकी बहसें खत्म होती, ना सुबह शाम। जिन्हें आना हो आए, जाना हो जाए। इसी मोहल्ले और दुकान का लाइव शो है यह कृति। उपन्यास का उपन्यास और कथाएं की कथाएं, खासा चर्चित, विवादित और बदनाम। लेकिन बदनाम सिर्फ अभिजनों में, आमजनों में नहीं। आमजन और आम पाठक ही इस उपन्यास के जन्म की जमीन रहे हैं। यह पद पूरे उपन्यास का केंद्रीय तत्व है। यानी अगर हम भूमिका की बात करें तो काशीनाथ सिंह ने इस उपन्यास की आरंभ या भूमिका या कह सकते हैं उसमें यह बात स्पष्ट कर दी है कि इसकी जो विषय वस्तु है वो पूरी तरीके से काशी का जो 80 है उस पर केंद्रित है। इस उपन्यास की अगर हम बात करें तो यह जो पूरा वक्तव्य था या यह पूरा जो कथन है यह पूरे उपन्यास का केंद्रीय तत्व है। यह उपन्यास व्यक्ति केंद्रित नहीं है। आरंभ में इस उपन्यास की सभी कथाएं हंस, तद्भव और कथादेश पत्रिका के अंकों में प्रकाशित हुई थी। हमने प्रश्न के माध्यम से भी जाना और इन्हें कथात्मक संस्मरण के रूप में चिन्हित किया गया था। बाद में इसे कुछ आलोचकों ने उपन्यास की संज्ञा से अभिहित किया। काशी का 80 बीते 2-2.5 दशकों में भारत में हुए सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन की दास्तान है। अगला प्रश्न है, काशीनाथ सिंह के किस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए काशी का 80, ऑप्शन बी रेहन पर रघु, ऑप्शन सी महुआ चरित, ऑप्शन डी उपसंहार। काशीनाथ सिंह की जो कृति है वो है रेहन पर रघु। ठीक है, ये रघु है और इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त उपन्यास है। इस उपन्यास पर स्वयं लेखक की टिप्पणी है, अगर काशी का 80 मेरा नगर था तो रेहन अगर, ठीक है, यह है अगर काशी का 80 मेरा नगर था तो रेहन पर रघु मेरा घर है और शायद आपका भी। काशीनाथ जी अपने कथा साहित्य में यथार्थ जीवन की विडंबनाओं का रेशा रेशा अलग करके प्रस्तुत करने वाले रचनाकार हैं। वे एक प्रयोगधर्मी रचनाकार हैं। उन्होंने तमाम विधाओं को एक दूसरे में संक्रमित करने के क्षेत्र में सार्थक प्रयास किए हैं। इस उपन्यास के आरंभ में इसके प्रमुख पात्र रघुनाथ सोचते हैं, कितने दिन हो गए बारिश में भीगे, कितने दिन हो गए लू के थपेड़े खाए, कितने दिन हो गए जेठ के धूप में झुलसे, कितने दिन हो गए अंजोरिया रात में मटर गश्ती किए, कितने दिन हो गए ठंड में सिकुड़ कर दांत किटकिटाए। क्या ये इसलिए होते हैं कि इनसे बच के रहें, बचा बचा के चलें, या इसलिए कि इन्हें भोगें, इन्हें जिएं, इनसे दोस्ती करें, इनसे बतियाएं, सिर माथे पर बिठाएं। अगला प्रश्न है, महुआ चरित उपन्यास का केंद्रीय विषय क्या है? ऑप्शन ए छात्रों का आंदोलन, ऑप्शन बी सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन, ऑप्शन सी स्त्री और उसकी देह के संदर्भ में युवा से प्रौढ़ होती आकांक्षाओं की कथा स्त्री अस्मिता, ऑप्शन डी महाभारत के नायक का अंतिम समय। महुआ चरित उपन्यास का केंद्रीय विषय है स्त्री और उसके देह के संदर्भ से प्रौढ़ होती आकांक्षा की कथा या स्त्री अस्मिता। अगला प्रश्न है, महुआ चरित में महुआ को अपनी औरत देह का एहसास कराने वाला पात्र कौन था, जिसकी ज़रूरत उसे किसी पुरुष की नहीं बल्कि अपने लिए थी? ऑप्शन ए उसका पति, ऑप्शन बी उसका कोई सहपाठी, ऑप्शन सी साजिद पड़ोसी, ऑप्शन डी रघुनाथ। महुआ चरित में उसको बोध कराने वाला था साजिद पड़ोसी। अगला प्रश्न है, महुआ चरित में महुआ किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए केवल पुरुष वर्चस्व का, ऑप्शन बी उन सभी स्त्रियों की जो सामाजिक दोहरेपन से जुड़ती है और उठ खड़ी होती है, ऑप्शन सी दैहिक सौंदर्य को जांचने वाले प्रतिमानों का, ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता के दामन को छोड़ने वाली स्त्री का। महुआ चरित में महुआ प्रतीक है उन सभी स्त्रियों की जो सामाजिक दोहरेपन से जुड़ती हैं और उठ खड़ी होती हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। महुआ चरित स्त्री और उसकी देह
के संदर्भ में युवा से प्रौढ़ होती आकांक्षाओं की कथा है। यह एक साधारण मध्यवर्गीय पढ़ाकू लड़की की कहानी है। वह एक सुसंस्कृत परिवार की पढ़ने वाली सुंदर लड़की है। उसने करियर बनाने की सोच रखी और अपना शोध प्रबंध जमा करने से पहले तक प्यार उसके लिए सिर्फ फुटनोट के समान रहा है। पर अब उसे बेचैनी हो रही है उम्र बीत जाने की और जीवन के अर्थहीन होने की। जब तक उसके पढ़ाई के रूप में काम था तब तक उसको अपने शरीर पर कोई ध्यान नहीं था, किंतु अब उसका मन शारीरिक प्रेम को पाने को होने लगा। ऐसे में वह खुली छत को अपनी सहेली बनाती है और अपने शरीर को जिन नैसर्गिक इच्छाओं का वह कागज की तले दबाती आई है उन्हें पूरा करने के लिए पड़ोसी का सहारा लेती है। फिर महुआ के प्रति कॉलेज के दिनों से आकृष्ट सहपाठी का रिश्ता आने पर वह उससे विवाह कर लेती है, लेकिन पूर्व शारीरिक संबंध का पता चलने पर पति उससे नाता तोड़ लेता है। महुआ आत्मनिर्भरता का दामन पकड़कर शांत वापस आ जाती है। महुआ प्रतीक है उन सभी स्त्रियों की जो कहीं ना कहीं सामाजिक दोहरेपन से जुड़ती हैं और उठ खड़ी होती हैं। स्त्री मनोविज्ञान की गहरी समझ इस उपन्यास में दिखाई देती है। स्त्री विमर्श के प्रति कोई खुला आग्रह नहीं दिखाई देने के बावजूद स्त्री अस्मिताओं को यह स्थापित करती है। लेखक ने इस उपन्यास को देह के प्रश्नों से प्रारंभ किया है और देह पर ही खत्म किया है। दैहिक सौंदर्य को जांचने का यही प्रतिमान उसे अपने पड़ोसी साजिद के साथ संभव बनाने के लिए प्रेरित करता है। उसके अनुसार कोई लड़की चाहे जितनी सुंदर हो, अपने सौंदर्य को लेकर हमेशा संदेह में रहती है। वह चाहती है कि कोई हो जो सिर्फ इतना भर कह दे कि नहीं, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की मैंने नहीं देखी। मेरे लिए ये कोई साजिद था जिसने महुआ को उसकी देह औरत देह का एहसास कराया। महुआ को इस कोई की ज़रूरत किसी पुरुष की नहीं, अपने लिए है। यहाँ काशीनाथ सिंह ने इस प्रसंग द्वारा पुरुष वर्चस्व का नया प्रत्याख्यान गढ़ा है। तो हमने महुआ चरित्र के विषय में भी संक्षेप में जान लिया। अगला प्रश्न है, उपसंहार उपन्यास में काशीनाथ सिंह ने किस चरित्र के जीवन के अंतिम दिनों की कथा प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए भीष्म, ऑप्शन बी युधिष्ठिर, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी अर्जुन। उपसंहार में काशीनाथ सिंह ने कृष्ण के जीवन के अंतिम दिनों की कथा प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, उपसंहार में कृष्ण के बहाने लेखक पहली बार किन दार्शनिक प्रश्नों से रूबरू होते हैं? ऑप्शन ए भक्ति और वैराग्य, ऑप्शन बी जन्म मृत्यु जीवन और काल, ऑप्शन सी युद्ध और शांति, ऑप्शन डी कर्म और धर्म। सही उत्तर होगा जन्म मृत्यु जीवन और काल से के प्रश्नों से वो रूबरू होते हैं उपसंहार उपन्यास में। अगला प्रश्न है, कृष्ण के उपसंहार में उनके वक्तव्य के अनुसार द्वारका के नष्ट होने के बारे में उनका क्या निष्कर्ष है? ऑप्शन ए यह शाश्वत नियम के विरुद्ध है, ऑप्शन बी यह ईश्वर की इच्छा है, ऑप्शन सी बेटा होता ही इसलिए है कि बाप के किराए पर पानी फेर दें, टूटेगा नहीं तो बनेगा कहाँ से, ऑप्शन डी यह सिर्फ एक बुरा सपना है। सही उत्तर है कृष्ण के उपसंहार में उनके वक्तव्य के अनुसार द्वारका के नष्ट होने के बारे में उनका निष्कर्ष है कि बेटा होता ही इसलिए है कि बाप के किए कराए पर पानी फेर दें, टूटेगा नहीं तो फिर बनेगा कैसे। उपन्यास के विषय में जान लेते हैं। उपसंहार काशीनाथ सिंह का नया उपन्यास है जिसमें उन्होंने काशी को छोड़कर नया विषय वस्तु पर कथा सृजन किया है। इस उपन्यास में महाभारत के नायक, खलनायक, विदूषक और दार्शनिक कृष्ण के जीवन के अंतिम दिनों की कथा कही है। समकालीन रचनाशीलता में काशीनाथ सिंह उन गिने चुने रचनाकारों में है जो अपनी लीक खुद तोड़ते हैं। उनकी हर नई रचना पुरानी रचना से अलग ही नहीं, कई बार उलट भी होती है। काशीनाथ सिंह ने अपने इस उपन्यास में इन्हीं कृष्ण के अंतिम समय को उठाया है जिनके बारे में इतिहास, पुराण और श्रुतियाँ लगभग खामोश या कम बोलती हैं। महाभारत भी इस बारे में सिर्फ संकेत भर देकर खामोश हो जाता है। महाकाव्य की इस खामोशी को काशीनाथ सिंह अपने लिए एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके इस उपन्यास की रचना की है। उपन्यास की कथा कृष्ण की तो है, किंतु इससे कृष्ण के ब्रज और गोकुल का मन काम का अंश ज़्यादा है। इस उपन्यास में सांब प्रकरण में उनका वक्तव्य उनके जीवन दर्शन का उपसंहार माना जाता है। देखो सांब, मरता कोई नहीं, मरता वही है जो पैदा होता है, जो पैदा नहीं होता वह मरेगा कैसे। जैसे स्वर्ग, न वहाँ कोई पैदा होता है न मरता है, पता नहीं कोई जीता भी है या नहीं। यह बंजर प्रदेश है, यह मृत्युलोक है, इसी को सृष्टि कहते हैं। जीवन यही है और जीवन जीने के लिए होता है, इसलिए होता है कि जिया जाए। इसे मजे लेकर, इसलिए नहीं कि मरते दम तक रोते रहें, कराहते रहें, तड़पते रहें, आह ऊह करते रहें। तो मरने की चिंता में जीना स्थगित मत करो। हाँ, दूसरे के जीने में खलल ना पड़े, इतना ध्यान रहे। रही बात द्वारका के नष्ट होने की, तो बेटा होता ही इसलिए कि बाप के किए कराए पर पानी फेर दें, उसके बने बनाए घरौंदे को तोड़ दें। इसके बाद जो बने उससे बेहतर बने, और टूटेगा नहीं तो बनेगा कहाँ से। यह उनका अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्बोधन है। यह उपन्यास मुख्य रूप से
महाभारत के बाद कृष्ण के उपेक्षापूर्ण जीवन और महानायक के अंत की दुखद कथा है। उपन्यास की मूल स्थापना यह है कि महाभारत सहित कृष्ण की तमाम गतिविधियों के मूल में उनके ईश्वर बनने की महत्वाकांक्षा थी। यह उपन्यास कृष्ण के माध्यम से बताता है कि छल, कपट, धूर्तता, अनैतिकता आदि के सहारे महान या ईश्वर बने व्यक्ति का जीवन उसके अंतिम समय में कैसा होता है। अगला प्रश्न है, ओम निश्चल के अनुसार उपसंहार उपन्यास की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए, यह कृष्ण के बचपन की मार्मिक कथा है। ऑप्शन बी, यह मिथक को इतिहास और पुराण से निकालकर आधुनिकता के आईने में रखता है ताकि लोग देख सके कि बड़े से बड़े नायक का आखिर क्या हश्र होता है। ऑप्शन सी, यह केवल कृष्ण की ईश्वर बनने की महत्वाकांक्षा का व्याख्यान करता है। ऑप्शन डी, यह कृष्ण के जीवन दर्शन का उपसंहार नहीं है। सही उत्तर होगा बी। ओम निश्चल के अनुसार उपसंहार उपन्यास की विशेषता है कि यह मिथक के इतिहास और पुराण से निकालकर आधुनिकता के आईने में रखता है ताकि लोग देख सके कि बड़े से बड़े नायक का आखिर हश्र क्या होता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इस उपन्यास पर ओम निश्चल की टिप्पणी ध्यान देने योग्य है कि उपसंहार कृष्ण के उपसंहार की ऐसी ही मार्मिक कथा है। यह जैसे कृष्ण के अंतःकरण का विलाप है। काशीनाथ सिंह ने मिथक को इतिहास और पुराण से निकालकर आधुनिकता के आईने में रखा है कि लोग देख सके कि बड़े से बड़े नायक का आखिर हश्र क्या होता है। तो ओम निश्चल की यह जो टिप्पणी है यह महत्वपूर्ण है। दूसरा, इस उपन्यास के संबंध में शशि भूषण द्विवेदी ने भी निष्कर्ष दिया है। उन्होंने कहा है कि उपसंहार में कृष्ण के बहाने वह पहली बार जन्म, मृत्यु, जीवन और काल के दार्शनिक प्रश्नों से रूबरू होते हैं। महाभारत में कृष्ण का पात्र अकेला ऐसा पात्र है जो व्यक्ति के किसी पक्ष से अछूता या अधूरा नहीं है। वह विराट आत्मा है। वह एक साथ नायक भी है, विदूषक भी है, योगी भी है, भोगी भी है और अंततः इन सब से निर्लिप्त एक तटस्थ काल प्रेक्षक भी है। अगले जो रचनाकार हैं, एक मिनट, यहाँ लेखक की जगह शशि भूषण द्विवेदी है। ठीक है, शशि भूषण द्विवेदी। ठीक है, अगले जो रचनाकार हैं वो हैं संजीव। इनका समय है 1947। संजीव से संबंधित जो पहला प्रश्न है, संजीव के कौन से दो महत्वपूर्ण उपन्यास बिहार और बंगाल के कोयला अंचल में स्थित कोयला खानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और मजदूरों के नारकीय जीवन पर आधारित है। ऑप्शन ए, जंगल जहां शुरू होता है और सूत्रधार। ऑप्शन बी, सावधान नीचे आग है और धार। ऑप्शन सी, किशनगढ़ के अहेरी और सर्कस। ऑप्शन डी, पांव तले की दूब और फांस। सही उत्तर होगा सावधान नीचे आग है और धार। इन दो उपन्यास में बिहार और बंगाल के कोयला अंचल में स्थित जो मजदूर हैं उनके नारकीय जीवन को चित्रित किया गया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सावधान नीचे आग है और धार में क्रमशः बिहार और बंगाल, यानी अगर सावधान नीचे आग है की बात करें तो वहाँ बिहार का चित्रण है और अगर हम धार की बात कर रहे हैं तो वहाँ बंगाल का चित्रण है। इनमें कोयला अंचल में स्थित कोयला खानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और कोयला मजदूरों के नारकीय जीवन तथा इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के शोषण का यथार्थ चित्र अंकित किया गया है। अगला प्रश्न है, संजीव ने अपने किस उपन्यास में मजदूरों के लिए उनकी अपनी सहकारी खदान जन खदान का विकल्प पेश किए हैं। ऑप्शन ए, सावधान नीचे आग है। ऑप्शन बी, धार। ऑप्शन सी, सर्कस। ऑप्शन डी, जंगल जहां शुरू होता है। सही उत्तर होगा उन्होंने धार उपन्यास में जन खदान का विकल्प पेश किए हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। धार में तो उन्होंने मजदूरों की अपनी सहकारी खदान जन खदान का विकल्प भी पेश किया है। यह विकल्प बहुत कुछ किताबी प्रतीत होता है। धार की मैना अपने संघर्ष और साहस से प्रभावित करती है, किंतु उसके चरित्र में विकास की संभावना नहीं है। सब मिलाकर देखा जाए तो संजीव खदान मजदूर और आदिवासियों के शोषण का चित्र तो उभार सके हैं, किंतु उससे मुक्ति का सही मार्ग नहीं दिखा सके हैं। उनकी शक्ति खदान मजदूरों के दिलों में जलती हुई आग को पहचानने में है।
संजीव के उपन्यासों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इनका उपन्यास है किशनगढ़ के अहेड़ी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1981 है। दूसरा है सरकश, प्रकाशन वर्ष 1984। तीसरा है सावधान नीचे आग है, प्रकाशन वर्ष 1986। धार, प्रकाशन वर्ष 1990। पाँव तले की डूब, प्रकाशन वर्ष 1995। जंगल जहाँ शुरू होता है, प्रकाशन वर्ष 2000। सूत्रधार, प्रकाशन वर्ष 2003। आकाश चंपा, प्रकाशन वर्ष 2008। रह गई दिशाएं इसी पार, 2011। 5/2015। प्रत्यंचा 2018। मुझे पहचानो 2020। इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है मुझे पहचानो पर। अगली रचना है पूर्वी बयार, 2021। समुद्र मंथन, 15वां रत्न, 2023। ज्योति कलश, और इसका प्रकाशन वर्ष है 2024। तो अगर हम देखें तो ये सभी रचनाएं संजीव की रचनाएं हैं और इनके प्रकाशन वर्ष भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है पाँव तले की दूब उपन्यास की कथा भूमि क्या है? ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी कोयला खाने, ऑप्शन सी छोटा नागपुर के पठारी इलाके का डोकरी अंचल, ऑप्शन डी किशनगढ़। सही उत्तर होगा पाँव तले की दूब उपन्यास की कथा भूमि है छोटा नागपुर के पठारी इलाके का डोकरी अंचल। अगला प्रश्न है पाँव तले की दूब उपन्यास में सही रास्ते पर चलने वाला इंजीनियर सुदीप्त अंततः क्यों आत्महत्या कर लेता है? ऑप्शन ए वह अवसरवादियों को बदलने में सफल हो जाता है, ऑप्शन बी वह यहाँ के अनेक प्रकार के अंतर्विरोधों के चलते असफल होता है और अवसरवादियों द्वारा तिरस्कृत हो जाता है, ऑप्शन सी वह जन आंदोलन से जुड़ जाता है, ऑप्शन डी उसे कोयला खानों में आग दिखाई देती है। सही उत्तर होगा पाँव तले की दूब उपन्यास में सही रास्ते पर चलने वाला इंजीनियर सुदीप्त अंततः आत्महत्या करता है क्योंकि वह यहाँ के अनेक प्रकार के अंतर्विरोधों के चलते असफल होता है और अवसरवादियों द्वारा तिरस्कृत हो जाता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पाँव तले की दूब की कथा भूमि छोटा नागपुर के पठारी इलाके का डोकरी अंचल है। सुदीप्त इस अंचल में एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में इंजीनियर बनकर आता है। वह जन आंदोलन से जुड़ा एक लेखक भी है। वह इस अंचल की मानसिक जड़ता को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है, किंतु वह यहाँ के अनेक प्रकार के अंतर्विरोधों के चलते असफल होता है और घोर निराशा में आत्महत्या कर लेता है। समकालीन जीवन की शायद यही सच्चाई है। सही रास्ते पर चलने वाला अंततः अवसरवादियों द्वारा तिरस्कृत और बहिष्कृत होने के लिए अभिशप्त है। अगला प्रश्न है जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास की कथा भूमि पश्चिमी चंपारण यानी मिनी चंबल जिसे कहा जाता है, जो किसके अभ्यारण्य के रूप में चर्चित है? ऑप्शन ए डाकुओं का, ऑप्शन बी आदिवासियों का, ऑप्शन सी अवसरवादी नेताओं का, ऑप्शन डी इंजीनियरों का। सही उत्तर होगा डाकुओं का वह अभ्यारण्य है। पश्चिमी चंपारण या मिनी चंबल जो है वो क्या है? डाकुओं का अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए सिर्फ डाकू समस्या का चित्रण, ऑप्शन बी मजदूरों के शोषण का यथार्थ, ऑप्शन सी जंगल राज के रूप में परिवर्तित आज की पूरी समाज व्यवस्था की परतों को उधेड़ना, ऑप्शन डी नक्सलाइट आंदोलन की शुरुआत। सही उत्तर होगा सी जंगल के रूप में परिवर्तित आज की पूरी सामाजिक व्यवस्था की परतें उघाड़ना। अगला प्रश्न है जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास में कौन सा पात्र नूह जैसा व्यक्तित्व रखता है जो श्रेष्ठ और सुंदर को बचा लेने की जिद ठाने बैठा है? ऑप्शन ए कुमार जो पुलिस अधिकारी है, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी परेमा, ऑप्शन डी मुरली पांडे। सही उत्तर होगा मुरली पांडे। अगला प्रश्न है जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास में पुलिस अधिकारी कुमार के साथ क्या होता है? ऑप्शन ए वह जंगल राज को समाप्त कर देता है, ऑप्शन बी वह अंततः टूट जाता है और जिस जंगल से लड़ रहा था वही जंगल उसके भीतर उग जाता है, ऑप्शन सी वह मुरली पांडे को पकड़ लेता है, ऑप्शन डी वह डाकुओं की सहकारी खदान बनवाता है। सही उत्तर होगा वह अंततः टूट जाता है और जिस जंगल से लड़ रहा था वह जंगल उसके भीतर उग जाता है। जंगल जहाँ शुरू होता है इस उपन्यास की विषय वस्तु देख लेते हैं। इसकी कथा भूमि पश्चिमी चंपारण है। इसे मिनी चंबल भी कहते हैं। यह डाकुओं का अभ्यारण्य है। ऊपर से तो यह उपन्यास डाकू समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया प्रतीत होता है, किंतु वस्तुतः जंगल राज के रूप में परिवर्तित आज की पूरी समाज व्यवस्था की परतों को उधेड़ कर सामने लाने वाला यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। परशुराम यादव, काली, परेमा, वंशी जैसे दुर्दांत डाकू तो पश्चिमी चंपारण जैसे सीमित क्षेत्रों में जंगल राज कायम करते हैं, किंतु बड़े बड़े बाहुबलियों, राजनेताओं, धनाधीशों, पुलिस अधिकारियों और धर्म संप्रदाय की राजनीति करने वाले तांत्रिकों, संतों, महंतों ने तो पूरी व्यवस्था को ही जंगल राज में परिणत कर दिया है। स्वार्थ, लोलुपता और सत्ता प्रियता के अतिरिक्त आज ना कोई विचार दर्शन है, ना नैतिक आदर्श। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि कुछ बदलने या सुधारने की
की ईमानदार कोशिश भी आज व्यर्थ होती जा रही है। उपन्यास में कुमार जैसा पुलिस अधिकारी भी अंततः टूट जाता है और जिस जंगल से वह लड़ रहा था वही जंगल उसके भीतर उगाता है। इन सब के बावजूद उपन्यासकार निराश नहीं है। उपन्यास में मुरली पांडे के रूप में नूह जैसा एक व्यक्तित्व विद्यमान है। मलारी का बच्चा देश का भविष्य है। काली के यह पूछने पर कि इसे सौंपेंगे किसे, कुमार कहता है उस नूह को जो इस मायावी महाप्रलय में भी जो कुछ श्रेष्ठ है, सुंदर है, उसे बचा लेने की जिद ठाने बैठा है मुरली पांडे। निश्चय ही यह उपन्यास आज के सामाजिक यथार्थ को सामने लाने की ईमानदार कोशिश के लिए याद किया जाएगा। अगला प्रश्न है, संजीव का नवीनतम उपन्यास सूत्रधार प्रकाशन वर्ष 2003 किसे उपजीव्य बनाकर लिखा गया है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी काली जो डाकू है, ऑप्शन सी प्रख्यात लोक नाटककार भिखारी ठाकुर, ऑप्शन डी कुमार पुलिस अधिकारी। सही उत्तर होगा प्रख्यात लोक नाटक भिखारी ठाकुर पर उपजीव्य बनाकर लिखा गया यह उपन्यास है सूत्रधार। अगला प्रश्न है, सूत्रधार उपन्यास को किस विमर्श को नया आयाम देने वाली उपन्यास भी कहा जाता है? ऑप्शन ए स्त्री विमर्श, ऑप्शन बी दलित विमर्श, ऑप्शन सी आदिम विमर्श, ऑप्शन डी पूंजीवादी विमर्श। सही उत्तर होगा दलित विमर्श। सूत्रधार को दलित विमर्श को नया आयाम देने वाला उपन्यास कहा गया है। अब इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। संजीव का नवीनतम उपन्यास सूत्रधार 2003 में प्रकाशित है। इसमें प्रख्यात लोक नाटककार भिखारी ठाकुर को उपजीव्य बनाया गया है। जीवनी परक होने पर भी यह उपन्यास आज के लोक जीवन की बहुविध विडंबनाओं और उनके भीतर से गुजरते हुए एक संवेदनशील रचनाकार के बहुस्तरीय जीवन संघर्ष को मूर्त करने में सफल सिद्ध हुआ है। एक स्तर पर इसे दलित विमर्श को नया आयाम देने वाले उपन्यास के रूप में भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मुझे पहचानो प्रकाशन वर्ष 2020 उपन्यास किस सामाजिक कुरीति को केंद्र में रखकर लिखा गया है? ऑप्शन ए दहेज प्रथा, ऑप्शन बी सती प्रथा, ऑप्शन सी बाल विवाह, ऑप्शन डी जमींदारी प्रथा। सही उत्तर होगा बी सती प्रथा। मुझे पहचानो उपन्यास सती प्रथा पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, मुझे पहचानो उपन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल धार्मिक मान्यताओं को स्थापित करना, ऑप्शन बी समाज के धार्मिक सांसारिक और बौद्धिक पाखंड की परतें उखाड़ना, ऑप्शन परतें उखाड़ना और अमानवीय धार्मिक मान्यताओं को खंडित करना, ऑप्शन सी धन और धर्म के पद लोलभ को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी झूठे गौरव से पर्दा हटाना और धन कमाना। मुझे पहचानो उपन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा समाज के धार्मिक सांसारिक बौद्धिक पाखंड की परतें उखाड़ना और अमानवीय धार्मिक मान्यताओं को खंडित करना। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मुझे पहचानो 2020 प्रकाशन वर्ष है। सती प्रथा को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। यह समाज के धार्मिक सांसारिक और बौद्धिक पाखंड के परते उखाड़ने वाले उपन्यास है। अमानवीय धार्मिक मान्यताओं को खंडित करने और पाखंड में लिपटे झूठ गौरव से पर्दा हटाने का प्रयास करता है। साथ ही धर्म और धन के पद लोलभ को भी उजागर करता है। अगले जो रचनाकार हैं या उपन्यासकार हैं वो अब्दुल बिस्मिल्लाह। इनका प्रकाशन वर्ष मतलब जन्म वर्ष है 1949। संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह की ख्याति का आधार कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन ए समरशेष है, ऑप्शन बी झीनी झीनी बीनी चदरिया, ऑप्शन सी जहरवाद, ऑप्शन डी दंतकथा। सही उत्तर होगा झीनी झीनी बीनी चदरिया इनके लोकप्रियता का कारण है। अब्दुल बिस्मिल्लाह से के द्वारा रचित जो उपन्यास है उनको हम देख लेते हैं। समरशेष है 1980 इनका प्रकाशन वर्ष है। झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986 प्रकाशन वर्ष है। जहरवाद 1987 प्रकाशन वर्ष है। दंतकथा 1990 प्रकाशन वर्ष है। मुखड़ा क्या देखें 1996 प्रकाशन वर्ष है। अपवित्र आख्यान 2008 प्रकाशन वर्ष है। रावी लिखता है 2010 प्रकाशन वर्ष है। कुठाव 2019 प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है, झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास में किस वर्ग के लोगों का जीवन यथार्थ चित्रित किया गया है? ऑप्शन ए उच्च वर्ग के व्यापारी, ऑप्शन बी बिहार के कोयला मजदूर, ऑप्शन सी बनारस के गरीब निम्न मध्य वर्गीय जुलाहे बुनकर, ऑप्शन डी इलाहाबाद के प्राध्यापक। सही उत्तर होगा बनारस के गरीब निम्न मध्य वर्गीय जुलाहे यानी बुनकर की जीवन का यथार्थ इसमें चित्रित है। अगला प्रश्न है, झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास में किस पात्र के हृदय में उठने वाली विद्रोह की चेतना इसे एक सार्थक परिणति प्रदान करती है? ऑप्शन ए इकबाल, ऑप्शन बी अली अहमद, ऑप्शन सी रामवृक्ष पांडे, ऑप्शन डी जब्बार मौलवी। सही उत्तर होगा इकबाल। झीनी झीनी बीनी चदरिया संबंधित तथ्य हैं। इस उपन्यास में बनारस के बुनकरों का जीवन यथार्थ अपनी पूरी संश्लिष्टता में जीवित
यह सजीव हो उठा है। इसमें गरीब निम्न मध्यवर्गीय जुलाहों के शोषण की कहानी तो कही ही गई है, इसके साथ ही उनमें व्याप्त अशिक्षा, रूढ़िवादिता, जड़ता, धार्मिक संकीर्णता तथा उनकी अपराजयी जिजीविषा को भी विविध जीवन संदर्भों में साकार किया गया है। उपन्यास की कहानी में जुलाहे के खुरदुरे जीवन की तपती हुई रेत ही नहीं, रागदीप्त जीवन की स्निग्धता भी है। मानव जीवन के विकास में निरंतर सहभागिता निभाने वाली प्रकृति उसके फैलाव और कसाव में इस तरह घुल मिल गई है कि उससे अलग किया ही नहीं जा सकता। उपन्यास में दोनों की संश्लिष्ट स्थिति ने उसे एक विशिष्ट काव्यात्मक आयाम प्रदान किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उपन्यास हमें जिंदगी की मजबूरियों के बीच ले जाकर निराशा के गर्त में ढकेल नहीं देता, वरन अपने हक के लिए निरंतर संघर्ष जारी रखने की प्रेरणा भी देता है। एक बाल के हृदय में उठने वाली विद्रोह की चेतना इस उपन्यास को एक सार्थक परिणति प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, मुखड़ा क्या देखें उपन्यास में किस गांव को केंद्र में रखकर देश के स्वतंत्र होने से लेकर आपातकाल लागू होने तक की कहानी कही गई है? ऑप्शन ए गंगोली, ऑप्शन बी अस्सी, ऑप्शन सी कटरा, ऑप्शन डी बलापुर। सही उत्तर होगा डी बलापुर। अगला प्रश्न है, मुखड़ा क्या देखें उपन्यास में छोटी जातियों के विरुद्ध, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, कौन से दो प्रमुख पात्र एक थे? ऑप्शन ए अली अहमद चूड़ीहार और जब्बार मौलवी साहब, ऑप्शन बी रामवृक्ष पांडे ब्राह्मण और जब्बार मौलवी साहब मुसलमान, ऑप्शन सी रामवृक्ष पांडे और अली अहमद चूड़ीहार, ऑप्शन डी जगदीश और रमेश नौटियाल। सही उत्तर होगा रामवृक्ष पांडे और जब्बार मौलवी साहब। रामवृक्ष पांडे ब्राह्मण और जब्बार मौलवी साहब मुसलमान हैं। अगला प्रश्न है, मुखड़ा क्या देखे में रामवृक्ष पांडे ने अली मोहम्मद चूड़ीहार को दर दर का भिखारी बनाने का निश्चय क्यों किया? ऑप्शन ए अली अहमद निजी कारणों से उनकी बिटिया की शादी में उपस्थित नहीं हुआ, जिसे पांडे ने अपनी तौहीन समझा। ऑप्शन बी अली अहमद एक नक्सलाइट नेता था, ऑप्शन सी अली अहमद ने ज़मीन हड़प ली थी, ऑप्शन डी अली अहमद चूड़ीहार ने पांडे को अपमानित किया था। सही उत्तर होगा अली अहमद निजी कारणों से उनकी बेटिया की शादी में उपस्थित नहीं हुआ था, जिसे पांडे ने अपनी तौहीन समझा। अगला प्रश्न है, मुखड़ा क्या देखे उपन्यास को प्रेमचंद की परंपरा का महत्वपूर्ण उपन्यास क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए इसमें केवल हिंदू मुस्लिम समस्या का चित्रण है, इसमें केवल आपातकाल की कहानी है, इसमें ग्रामीण संबंधों की जटिल सघन और संस्कार पुष्ट संरचना का गहराई के साथ विश्लेषण किया गया है। और अगला है ऑप्शन डी, यह केवल अशिक्षा और रूढ़िवादिता को दर्शाता है। सही उत्तर होगा यह प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यास इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें ग्रामीण संबंधों की जटिल संघन और संस्कार पुष्ट संरचना को गहराई के साथ विश्लेषित करते हुए पूरे गांव की कथा कही गई है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मुखड़ा क्या देखें में इलाहाबाद के समीप स्थित बलापुर गांव को केंद्र में रखकर देश के स्वतंत्र होने से लेकर आपातकाल लागू होने तक की कहानी कही गई है। नेहरू का शासन, चीन का आक्रमण, शास्त्री जी के शासनकाल में हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध, इंदिरा जी के समय में कांग्रेस का विभाजन, बांग्लादेश का उदय, आपातकाल, नक्सलवाद का उभार, इन सभी घटनाओं की अनुगूंज उपन्यास में सुनाई पड़ती है। किंतु उपन्यास की मुख्य कथाधारा का संबंध गांव में रहने वाले हाशिए पर के पीड़ित और उपेक्षित लोगों से है। बलापुर गांव में ब्राह्मण, कायस्थ, बनिया, हलवाई, अहीर, लोहार, कोहार, मुसहर, चमार, पासी, काशी, मुसलमान आदि सभी जातियां थी। ब्राह्मणों में रामवृक्ष पांडे और मुसलमानों में जब्बार मौलवी साहब मुख्य थे। दोनों जमींदार थे। छोटी जातियों के विरुद्ध चाहे वह हिंदू हों या मुसलमान, दोनों एक थे। रामवृक्ष पांडे राजा नहीं थे, किंतु गांव में शासन उन्हीं का था। उनकी बिटिया की शादी में सारी प्रजा उपस्थित हुई, अपना कर्तव्य निभाया और अपना हक ले गई। निजी कारणों से अली अहमद चूड़ीहार नहीं आया। रामवृक्ष पांडे ने इसमें अपनी तौहीन समझी। उन्होंने निश्चय किया कि इस अली चूड़ीहार को दर दर का भिखारी ना बना दिया तो मेरा नाम रामवृक्ष पांडे नहीं। उनकी दृष्टि में पाकिस्तान बन जाने से मुसल्ला का दिमाग बिगड़ गया था। श्री पांडे के इस संकल्प से अभिशप्त अली अहमद चूड़ीहार के जीवन संघर्ष के अतिरिक्त अन्य कथा सूत्रों के माध्यम से उपन्यासकार ने स्वतंत्र भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवादी चेतना के उभार, धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के बिखराव, पारंपरिक पेशों के टूटने बिखरने, रोजगार के सुनियोजित नए अवसरों के उपलब्ध न होने, अशिक्षा के कारण जर्जर रूढ़ियों और अंधविश्वासों के बने रहने, ग्राम पंचायतों के चुनाव चक्र के चलते गाँव में दलबंदी के बढ़ने, छोटी जातियों में सामाजिक न्याय और जनतांत्रिक चेतना के उभरने, गांव के शहरोन्मुख होते जाने, राजनीतिक पार्टियां द्वारा वैचारिक आधार को छोड़कर सुविधा की राजनीति करने, बड़े बड़े नेताओं पर ज्योतिषियों, तांत्रिकों और आधुनिक किस्म के साधु संतों का प्रभाव बढ़ते जाने का बड़ा ही
विश्वसनीय एवं यथार्थ चित्रण किया गया है। उपन्यास की बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ग्रामीण संबंधों की जटिल, सघन और संस्कारपूर्ण संरचना का गहराई के साथ विश्लेषण करते हुए पूरे गांव की कथा कही गई है। इस दृष्टि से इसे प्रेमचंद की परंपरा का महत्वपूर्ण उपन्यास कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपवित्र आख्यान उपन्यास में मुख्य रूप से किसका चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए बनारस के बुनकरों का जीवन, ऑप्शन बी नक्सलवाद का उभार, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम रिश्ते की मिठास और खटास तथा मौजूदा अर्थ केंद्रित समाज और मुस्लिम समाज के अंतर्बाह्य अवरोधों का, ऑप्शन डी ग्रामीण पंचायतों के चुनाव। सही उत्तर होगा उत्तर सी हिंदू मुस्लिम रिश्ते की मिठास और खटास तथा मौजूदा अर्थ केंद्रित समाज और मुस्लिम समाज के अंतर्बाह्य अवरोधों का इसमें चित्रण किया गया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अपवित्र आख्यान उपन्यास हिंदू मुस्लिम रिश्ते की मिठास और खटास के साथ साथ समय की तिक्ताओं और विरोधाभासों का भी सूक्ष्म निरीक्षण करता है। यह उपन्यास मौजूदा अर्थ केंद्रित समाज और सामने खड़े मुस्लिम समाज के अंतर्बाह्य अवरोधों की कथा के बहाने देश समाज की मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का भी गहन चित्रण करता है। यह उपन्यास एक अर्थ में महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें संदर्भों के विस्तार वैविध्य पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षण कर्म की संगतियों विसंगतियों के माध्यम से अपनी पूरी बात उपन्यासकार ने कही है। अगला प्रश्न है, रावी लिखता है उपन्यास का शीर्षक क्यों चौंकाने वाला है? ऑप्शन ए, यह केवल शहरों की कहानी है, ऑप्शन बी यह एक काल्पनिक कथा है, ऑप्शन सी फारसी में रावी कहानी सुनाने वाले को कहा जाता है और यहाँ उपन्यासकार अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं रावी की भूमिका में है, ऑप्शन डी इसमें केवल अतीत की बातें हैं। सही उत्तर होगा सी, फारसी में रावी कहानी सुनाने वाले को कहा जाता है। यहाँ उपन्यासकार अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं रावी की भूमिका में है। अगला प्रश्न है, रावी लिखता है उपन्यास का मुख्य पात्र गांव से प्रेम करने के बावजूद अपने बच्चों को शहरी होने से क्यों नहीं रोकता है? ऑप्शन ए, वह स्वयं गांव वापस आना चाहता था, ऑप्शन बी उसने दुनिया की हर चीज़ अपने अनुभव से सीखी और समयानुसार अपने आप को शहरी परिवेश में डुबा लिया है, ऑप्शन सी उसे अपनी ज़मीन से कोई लगाव नहीं था, ऑप्शन डी वह केवल खेत खलिहानों को याद करता था। सही उत्तर होगा बी, उसने दुनिया की हर चीज़ अपने अनुभव से सीखी और समयानुसार अपने को शहरी परिवेश में डुबा दिया। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। रावी लिखता है का कथानक 12 शीर्षकों में बटा हुआ है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए यह भी तथ्य। हर शीर्षक ही अपने आप में एक स्वतंत्र कहानी है, पर उपन्यासकार ने इसका संयोजन इतनी खूबसूरती से किया है कि सभी शीर्षक उपन्यास की मूल कथा के इस रूप में हैं कि उपन्यास की कथा को आगे करने में मदद करती हैं। इस उपन्यास का शीर्षक थोड़ा चौंकाने वाला है। दरअसल फारसी में कहानी सुनाने वाले को रावी कहा जाता है। यहाँ पर कहानी सुनाई नहीं, लिखी गई है, अर्थात अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब अप्रत्यक्ष रूप से इस उपन्यास में रावी की भूमिका में है। रावी लिखता है ऐसे इंसान की कहानी है जिसने दुनिया की हर चीज़ अपने अनुभव से सीखी है। वह गांव से प्रेम तो करता है, पर शहर में रह रहे अपने बच्चों को शहरी होने से नहीं रोकता है। उसने समयानुसार अपने आप को शहरी परिवेश में ही पूरी तरह डुबा लिया है, पर अपनी ज़मीन से इस तरह जुड़ा हुआ है कि उसे अपने बचपन के साथ खेत खलिहान, आम नीम के पेड़, अपना चबूतरा लगातार याद आते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सूरज पालीवाल के अनुसार कुठाव उपन्यास भारतीय जाति व्यवस्था के बारे में क्या बताता है? ऑप्शन ए, सवर्ण जातियाँ हिंदू और मुसलमान दोनों नीची जातियों के प्रति सहानुभूति रखती हैं, ऑप्शन बी, नीची जातियों के लोग ही सबसे अधिक उत्पीड़ित हैं, ऑप्शन सी, सवर्ण जातियाँ यानी हिंदू मुसलमान दोनों नीची जातियों के लिए कोई हमदर्दी नहीं रखती और दलित स्त्री जैसे इद्दन, सितारा, हुमा सबसे अधिक बददलित हैं, ऑप्शन डी, घर और बाहर दोनों स्त्री के अस्तित्व को मजबूत करते हैं। सही उत्तर होगा सी, सवर्ण जातियां। सही उत्तर होगा सी, सवर्ण जातियां नीची जातियों के लिए कोई हमदर्दी नहीं रखती है और दलित स्त्री जैसे इद्दन, सितारा, हुमा सबसे अधिक बददलित हैं। अगर हम इस कथन को देखें, डॉक्टर सूरज पालीवाल के अनुसार कुठाव भारतीय जाति व्यवस्था के रेशे रेशे को खोलता चलता है और बताता चलता है कि सवर्ण जातियाँ चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान दोनों में नीची जातियों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। छोटी जाति के होने के दंश को सबसे अधिक औरतें झेलती हैं। सही अर्थों में पददलित तो स्त्री हैं, इसलिए घर और बाहर दोनों उसके अस्तित्व को तोड़ते हैं और अपमानित करते हैं। दलित स्त्री के नारकीय जीवन में इद्दन, सितारा और हुमा जैसे चरित्र बार बार उभर कर आते रहेंगे और बेचैन भी करते रहेंगे। अगला प्रश्न है, अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यासों की भाषा शैली की मुख्य विशेषता क्या है? तो सही उत्तर होगा काव्यात्मक आयाम और जिजीविसा की प्रेरणा इनकी भाषा शैली की विशेषता है।
तो यहाँ तक हमारा अब्दुल बिस्मिल्लाह से संबंधित जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो हम सेक्शन कंप्लीट करेंगे वो है हमारा 7वां यानी प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास का जो 7वां वर्ग है, ऐतिहासिक और पौराणिक उपन्यास, हम उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। फिर हम आंचलिक उपन्यास से संबंधित जो 8वां सेक्शन है, 8वां वर्ग है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास का आंचलिक उपन्यास, हम उसे देखेंगे। ठीक है, तो एक वीडियो हमारा आएगा ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास से संबंधित और उसमें बहुत सारे रचनाकार हैं, तो हो सकता है उसके 2 से 3 वीडियोज़ आएँ और एक वीडियो हमारा होगा आंचलिक उपन्यास से संबंधित। ठीक है, तो ऐसे करके अगर हम देखें तो प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के कुल 8 वर्ग जो हैं वो हमने इसी तरीके से अलग अलग सेक्शन में देखना है और हम उसे उसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।